पट मंगनी पट ब्याह तो सुना ही होगा आपने, लेकिन ऐसा? अरे ये किसे ले आया तू? कौन है ये लड़की? हाय रे, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना तूने इससे? देवर जी क्या हो गया आपको? आप तो ऑफिस के लिए निकले थे, ये शादी करके कैसे आ गए? हाँ, ऑफिस के लिए ही गया था, लेकिन रास्ते में मिल गई तो शादी कर ली। क्यों, नहीं करनी थी क्या? तभी बड़ा भाई आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है छोटे? शादी ऐसे थोड़ी ना होती है। तभी नई नवेली दुल्हन अपना घूंघट हटाती है। सभी उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं। भैया, ये आपकी बीवी की आंखें कैसी नागिन जैसी है। तभी देवरानी मुंह खोलती है और पतली सी जीभ बाहर करती है जैसे कोई नागिन हो। इसकी तो जीभ भी किसी नागिन की जीभ की तरह है। हे भगवान, घोर अनर्थ हो रहा है इस घर में। अरे कौन है ये लड़की? खैर, सारी कहानी दरवाजे में हो जाती है और लड़का लड़की को लेकर घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नागिन, माफ करना, नीलम, ये तुम क्या कर रही हो कटोरी में मुंह लगाकर? नीलम जैसे ही मुंह ऊपर करती है तो उसके मुंह पर दूध लगा होता है। जिठानी डर जाती है। ये क्या है? ऐसे कैसे दूध पी रही हो तुम किसी नागिन की तरह? देवरानी कुछ नहीं बोलती, बस जिठानी को घूरती रहती है। जिठानी सास के पास जाती है और सासू माँ जल्दी से सुनो। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों इतनी डरी हुई है? सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी मायके जा रही हूँ। सास डर जाती है। मैं भी तेरी माँ से काफी दिनों से नहीं मिली ना, चल जरा मैं भी उनके हाल चाल देख लूं। दोनों सास बहू फटाफट कपड़े पैक करके निकल ही रही होती है कि दरवाजे पर खड़ी होती है देवरानी। जेठानी पूछ लेती है, क्या हुआ नागिन? अरे नीलम, नीलम नाम है उसका। फिर अचानक सास की नजर छोटी बहू की आंख पर पड़ती है। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू की आंख में तो देखो। क्या है माँ, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है और आपको इसकी आंख की पड़ी है। देवरानी की आंख में ससुर की फोटो होती है। हाय रे माँ जी, इसकी आंख में तो ससुर जी की फोटो है। अब जेरोक्स की मशीन लगा रखी है क्या आंखों में? बेटा, तेरे ससुर जी की फोटो इसकी आंख में कैसे उतर आई? सारा ड्रामा चल ही रहा था कि वहां देवर आता है। अरे नीलम, क्या हो गया? यहाँ ऐसे पुष्पराज की तरह क्यों खड़ी हो? देखो ना, भाभी और माँ जी दोनों मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं कैसे पूरा घर अकेले देखूंगी? और माँ जी, ससुर जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। तो तेरी आंख में, तेरी आंख में। क्या इसकी आंख में माँ? इसकी आंख का ही तो दीवाना हो गया था मैं। कहाँ है ससुर जी? उनसे ही तो मिलने के लिए मैंने शादी की है। सारा घर देवरानी की इस बात पर हैरान सा रह जाता है। उनसे मिलने के लिए तो मैंने शादी की थी। अरे तू तो बहू है और वो यहाँ नहीं रहते। क्या यहाँ नहीं रहते? वैसे बुढ़िया, तेरी हरकतें ही ऐसी है कि तेरे साथ कोई नहीं रह सकता। देखो नागिन, सॉरी नीलम, सासू माँ के लिए ऐसी बातें मत करो, समझी? वो तो ससुर जी कमाने के लिए परदेस गए हैं। हाँ। जेठानी की बात सुनकर देवरानी नागिन की तरह यहाँ वहाँ रेंगने लगती है, मतलब दौड़ने लगती है। क्या हो गया नीलम? पापा यहाँ नहीं रहते, इससे तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे बहू, आ रहे तेरे ससुर जी कल। वैसे बात क्या है? माँ जी, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। आखिर किसी ससुर के लिए बहू का इतना परेशान रहना। माजरा क्या है? अच्छा, कल आ रहे हैं, तब तो कल ही उनका काम तमाम कर मैं अपना बदला ले लूंगी। काम तमाम मतलब? मैं समझी नहीं बहू। नीलम संभल जाती है और कहती है, मतलब वो मेरी माँ ने मुझे ससुर जी को देने के लिए गिफ्ट्स दिए हैं ना, वो उनके हाथ में दे दूं। अच्छा, तेरी माँ ने मेरे लिए भी कुछ दिया है क्या? और बड़े भाई भाभी के लिए? अरे उनका भी तो हक बनता है ना। हाँ हाँ, तू ले ले पहले।
अरे कहाँ से ये आ गई? ना मेरा बेटा घोड़ी चढ़ा, ना भाभी ने काजल डाला, ना सास की पैर पुजाई। ये सब क्या बकी, सॉरी, ये सब क्या बोली जा रही हैं आप? वैसे ससुर जी आ जाएं तो उनसे मिलकर मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाओगी? मैं क्या करूँगा तुम्हारे बिना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं कहीं जाने दूंगा नीलम। पति के इतने प्यार भरे शब्दों से नागिन, सॉरी नीलम, इमोशनल हो जाती है और वो जैसे ही इमोशनल होती है उसका रंग नीला पड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया नीलम को? ये नीली कैसे हो गई? अरे पता नहीं, मुझे तो इसमें इंसानों के गुण कभी दिखे ही नहीं। तो क्या जानवर है ये? नहीं भाभी, मेरी नीलम तो अप्सरा है जो परीलोक से आई है। माँ यही कहना चाहती थी ना आप? ये तो पता नहीं, फिलहाल तू इसे अपने कमरे में लेकर जा और इसे बोल के असली रंग में आ जाए। पति नीलम को लेकर कमरे में जाता है। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम ना मुझसे इतना प्यार ना किया करो। कैसी बात करती हो? पति हूँ मैं तुम्हारा, अब तो तुमसे ही मेरी जिंदगी है। तुम हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो तुम, क्यों, है ना? नीलम पति के गले लग जाती है। मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था, पर जो भी हो मैं तो लकी हूँ कि राह चलते ही मुझे इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मिल गई। नीलम पति को कुछ बताना चाह रही थी लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप हो जाती है। फिर अगले रोज, अरे बहू आ देख, तेरे ससुर जी आ गए। अरे कहाँ हो दोनों? नीलम और उसकी जेठानी ससुर के पास आते हैं। क्या हुआ ससुर जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो पहले ही आने वाले थे, पिछले महीने भी आप नहीं आए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मेरे कार के नीचे एक सांप आ गया था। ये सुनते ही नागिन देवरानी की आंख हरी हो जाती है। फिर क्या हुआ? मैं उस सांप को उठाकर जानवरों के डॉक्टर के पास ले गया। भला हुआ कि सांप की सांस चल रही थी, लेकिन सांप ने मुझे डस लिया। हाय रे, आपको सांप ने डसा? पापा आप ठीक तो है ना? ठीक है तेरा बाप, तभी तो सामने खड़ा है। लेकिन सोचो, सांप भी किसी का पिता था, उसके भी बच्चे थे। ये बोलकर देवरानी की आंख से पानी निकलने लगता है। ये कौन है और कैसी भाषा में बात कर रही है? पापा ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली, और ये ना थोड़ी इमोशनल है, तो सांप के लिए थोड़ी इमोशनल हो गई। नहीं, सांप तो ठीक है, भले ही उसने मुझे काटा, लेकिन गलती मेरी थी। मैंने सड़क पर देखे बिना ही कार उस पर चला दी। अभी डॉक्टर का फ़ोन आया था कि सांप को वापस उसी जंगल में छोड़ दिया है। बेचारी की बीवी उस सांप का इंतज़ार कर रही होगी। क्या पापा जिंदा है? वो ठीक है? हाँ मेरे पापा तो ठीक है, सामने ही तो खड़े हैं। क्यों, क्या हो गया? तभी बेल बजती है और सामने एक महिला खड़ी होती है। माँ तुम? ये तुम्हारी माँ है? आइए बहन जी। बेटा नीलम, अब घर जाने का वक्त आ गया है। तेरे पापा घर आ गए हैं, तो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं करना। घर जाने का वक्त? ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आप लोगों से सब बताती हूँ। मैं एक नागिन हूँ। हम लोगों को लगा कि ससुर जी ने मेरे पिता को मार दिया है, तो मैं उनसे अपने पिता का बदला लेने आई थी। लेकिन भले इंसान ने हादसे के बाद ना सिर्फ मेरे पिता की जान बचाई, अपनी जान पर भी खेल गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे तो क्या नागिन के साथ रहेगा बेटा? नहीं, नीलम चाहे तो वो नागिन का जीवन छोड़ सकती है। हाँ माँ, आप मुझे नॉर्मल लड़की बना दीजिए। मैं अब इसी परिवार का हिस्सा रहना चाहती हूँ। बच्चे। कुंदन अपनी पत्नी पारो और 2 बच्चों मुन्ना और रिया के साथ रहता है। चारों का परिवार अच्छा खासा खुशहाल चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी पारो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। कुंदन की जिंदगी तो जैसे वीरान हो गई।
बच्चे भी बहुत दुखी रहने लगे। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत गया। एक दिन कुंदन का मित्र उनसे मिलने आया। अरे कुंदन, तुम इन बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो, कम से कम बच्चों की ठीक से परवरिश तो हो जाएगी। मित्र के बार बार समझाने पर कुंदन तैयार हो जाता है। नई माँ रूपा शुरू में बच्चों और कुंदन का बहुत ख्याल रखती है, पर 6-7 महीने बाद ही वो कुंदन के जाने के बाद आराम से सो जाती। और जब मुन्ना और रिया स्कूल से आते तो, ए रिया, जल्दी से पूरे घर की सफाई कर और बर्तन धो दे, तभी खाना मिलेगा। और मुन्ना, जाकर छत की धुलाई कर। वो बच्चों से ही घर का सारा काम करवाती है, उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देती। खुद के लिए और कुंदन के लिए वो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। जब रात को कुंदन काम से वापस आता तो, अरे बच्चों ने खाना खा लिया? उनको तो मैंने कब का खिला पिलाकर सोने भेज दिया है। कितना ख्याल रखती है ये बच्चों का। एक दिन जब रूपा सो रही थी, मुन्ना देखता है कि रसोई की अलमारी में मिठाई रखी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो वो अपनी बहन को बुलाकर लाता है। मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़कर वो मिठाई उतार दो। उन्होंने मिठाई उतारी और खा ली। अचानक मिठाई का डिब्बा रिया के हाथ से नीचे गिर जाता है और बिखर जाता है। आवाज सुनकर रूपा भागते हुए आती है। उसने आओ देखा न ताव और दोनों की खूब पिटाई कर दी। जब देखो तब भूखे ही रहते हैं ये बच्चे, न जाने इनका पेट है कि कुआं। बच्चे खूब देर तक रोते रहते हैं, लेकिन फिर आपस में ही बातें और मजाक करके एक दूसरे का मन बहलाने लगते हैं। रिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो एक मिठाई की दुकान खोल लूंगा। पहले हम लोग खूब सारी मिठाइयाँ खाएंगे और फिर बेचेंगे। मुन्ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम अकेले ही सारी मिठाइयाँ खाओगे ना? अरे हाँ रे, तब तक तो मेरी भी शादी हो जाएगी। कुंदन जब घर आता है तब उसकी माँ बच्चों की खूब शिकायत करती है। अरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारा कितना ध्यान रखती है, आखिर क्या कमी है तुम दोनों को? पिताजी, उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि हाँ हाँ कह दो कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती, सारे दिन घर के काम करवाती हूँ, कह दो ना। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहता है। अब तो हम दोनों को पिताजी से बात भी नहीं करने देती। नहीं माँ। मुन्ना और रिया बहुत दुखी होते हैं। रात को इन बच्चों ने नाक में दम कर दिया है, तुम इन्हें लेकर जाओ और कहीं जंगल में छोड़कर आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा? कुंदन को बार बार समझाने पर भी जब वो नहीं मानता, तब उसे एक उपाय सूझता है। कुछ दिनों तक वो बच्चों के साथ खूब अच्छे व्यवहार का नाटक करती है। बच्चे खूब खुश रहते हैं। एक दिन, सुनो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। रूपा बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि ये तो बच्चों को जंगल में छोड़कर आने से रहा, मैं ही इन्हें छोड़ आती हूँ। कुंदन के जाने के बाद, बच्चे चलो आज हम तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। बहुत देर तक चलते चलते जब वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं तब, माँ, इधर का नानी का घर है, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। अच्छा तुम लोग यहीं रुको, मैं रास्ता पूछकर थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, ये कहकर रूपा उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। बहुत देर हो जाती है और रूपा वापस नहीं आती तो माँ कब आएगी भैया? इस तरह सुबह से शाम हो जाती है। जहाँ एक तरफ बच्चे जंगल में अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूपा घर में आराम से बैठी थी। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद कुंदन जब घर वापस आता है तो, बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें जंगल में छोड़ आई। ये तुमने क्या किया रूपा? बच्चे बेचारे जंगल में अकेले कहाँ भटक रहे होंगे, क्या किया तुमने ये? देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ तुम और उन्हें ढूंढते रहो। कुंदन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। कुंदन बहुत दुखी होता है। अब वो हर रोज काम पर जाने के बहाने जंगल में बच्चों को ढूंढता हुआ भटकता रहता है। रूपा के जाने के बाद बच्चे रोते रोते आगे बढ़ने लगते हैं। माँ बड़ी चालाकी से हमें जंगल में छोड़कर चली गई।
अब हमें रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना ही होगा। अब तो अंधेरा भी गिर रहा है। आगे जाते ही उनको एक झोपड़ी दिखती है। बच्चों को थोड़ी आशा बनती है। दोनों भागते भागते वहां पहुंचते हैं और झांक कर अंदर देखते हैं तो एक बुढ़िया चरखे पर सूत काट रही थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे। अंदर का माहौल बड़ा डरावना लगता है, पर बच्चों को तो कोई आसरा चाहिए था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया पीछे मुड़ती है। बच्चे जैसे ही उसे देखते हैं, उनके शरीर के अंदर भय से एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखें सुर्ख लाल और बाल भी अस्त व्यस्त। जैसे ही उसकी नजर मुन्ना और रिया पर पड़ती है, उसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। वो बड़ी प्रसन्न होकर कहती है, आओ आओ बच्चों, मैं तुम्हारी दादी जैसी ही तो हूँ, आ जाओ। बच्चों को प्यार से वो घर के अंदर बुलाती है। बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, फल और बिस्किट ले आती है। बच्चे तो पहले से ही भूखे थे। वे खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। उनका सारा डर भी दूर हो जाता है। वो खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो बच्चों, हम घर के पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर फूलों का बगीचा था। मुन्ना और रिया वहीं खेलने लगते हैं। बुढ़िया अंदर चली जाती है। तब तक मुन्ना की नज़र एक गिलहरी पर पड़ती है जो एक कोने में दुबकी हुई थी। मुन्ना उसे प्यार से अपने हाथ में उठा लेता है। तभी गिलहरी इंसानों की आवाज़ में बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। ये बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल है। तुम्हें खिला पिला कर पहले मोटा करेगी, फिर पिंजरे में डाल देगी। सभी बच्चों को ये जादुई छड़ी से पशु पक्षी बनाकर बगीचे में रख देती है। एक एक करके अपनी जादू की छड़ी से सबको बेहोश कर देती है और कढ़ाई में तेल गरम करके पकोड़े बनाकर खा जाती है। इसके पास एक आदमकद का पिंजरा है। ये खुद उसकी सफाई करती है। ये कहकर गिलहरी जमीन पर कूद जाती है। जब दोनों घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बुढ़िया पिंजरे की सफाई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। बच्चों को देखते ही अपना मुंह पोंछने लगती है वो। रिया चारों तरफ जादू की छड़ी ढूंढने के लिए नजर दौड़ाने लगती है। अचानक उसे जादू की छड़ी दिखाई देती है और वो दोनों लपटकर वो छड़ी उठा लेते हैं। जादुई छड़ी, पिंजरा बंद कर दो। पिंजरा बंद हो जाता है। पिंजरा बंद होते ही वो बुढ़िया एक खतरनाक चुड़ैल बन जाती है और चीखने लगती है। दादी, आज तुम भी पिंजरे में बंद होने का मजा उठा लो ना। दोनों हंसते हैं। दादी दादी, यही वो जादुई छड़ी है ना, जिससे तुम सब बच्चों को चूहा, बिल्ली और गिलहरी बनाती हो। बोलो, तुमको क्या बनना है? मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। छड़ी मेरे हवाले कर दे। दादी, पिंजरे में कुछ खाने को दो। ये लो, तब तक आम की गुठलियां चूसो। इनमें अभी भी बहुत रस बचा है। दोनों आम की ढेर सारी गुठलियां पिंजरे में फेंक देते हैं। एक बार मैं बाहर आ जाऊं ना, तुम दोनों के पकोड़े बनाकर चबा जाऊंगी। जे काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बना दो। जादुई छड़ी, एक बड़े से कढ़ाई में तेल गरम कर दो। जादुई छड़ी चुड़ैल को मछली बना देती है। दोनों उसे उठाकर एक बाल्टी में डाल देते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा होता है। मुन्ना और रिया दौड़कर बगीचे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी होते हैं। जादुई छड़ी, इन सारे लोगों को इनके असली रूप में बदल दो। तभी सारे जानवर और पक्षी बच्चों में बदल जाते हैं। सब कमरे में आ जाते हैं। हमें इस चुड़ैल ने बहुत तड़पाया है, चलो आज इसको मजा चखाते हैं। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को पिंजरे में डालकर फिर चुड़ैल बना दो। पिंजरे में कैद होकर चुड़ैल फिर चिल्लाने लगती है, ये सारे के सारे शैतान कैसे यहाँ आ गए? जैसे तुम पिंजरे में बंद हो गई, वैसे ही हम सब भी यहाँ आ गए। सभी बच्चों ने पिंजरे में ठंडा ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल, पहले तुम नहा लो, फिर हम तुम्हें मछली बनाकर पकौड़े बनाकर खा जाएंगे। सभी बच्चे ताली बजाकर खूब हंसते हैं।
बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। एक बार मुझे पिंजरे से निकाल दो। दोस्तों, क्या हमें इस चुड़ैल की चिकनी चुपड़ी बातों में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुन्ना जोर से छड़ी फटकारता है। जादुई छड़ी, इस चुड़ैल को मछली बनाकर कढ़ाई में डाल दो। मछली की कढ़ाई में गिरते ही बहुत तेज आवाज होती है, जैसे कहीं बिजली चमकी हो। सभी बच्चे डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मछली का आकार बहुत बड़ी सी चुड़ैल का हो जाता है। वो बार बार कढ़ाई से निकलने की कोशिश करती है। सभी बच्चे मिलकर उसे फिर कढ़ाई में ढकेल देते हैं। अंत में वो गर्म तेल में जलकर मर जाती है। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। मुन्ना जादू की छड़ी की सहायता से सभी बच्चों के साथ शहर आ जाता है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तब पिताजी, हम आ गए। कुंदन उनकी आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। बच्चों को देखकर उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। पिताजी, आप रोइए मत, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। मुन्ना कुंदन को सारी बात बताता है। जादुई छड़ी पाकर उनके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। अब तो नई माँ भी उनको प्यार करने लगती है। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को? अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ, अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो
तू इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ, अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, क्या कर लेगा? बता ना, क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओफो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन। डैडी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड, आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे, अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी, मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है। डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी, आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा, वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा, मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर?
अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा, आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने है तेरे पास, इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा, अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।